महत्वपूर्ण सीटें हैं हमारे पास उसकी तरफ रुख करेंगे। बिल्कुल। और वो जो सीटें हैं उड़ीसा की सबलपुर सीट और पूरी लोकसभा सीट की, ये हाई प्रोफाइल सीटें हैं। और सबसे पहले सबलपुर की अगर जो बात कर लें तो नवजीत इसके बारे में दर्शकों को जानकारी दीजिए, उसके बाद हमारे मेहमान जुड़ेंगे, उनकी तरफ रुख करेंगे जल्दी से। बिल्कुल, इस सीट के बारे में आपको सबसे पहले बता देते हैं कि चुनावी मैदान में कौन कौन है और क्या जनादेश रहा है। वहीं बीजेपी से बात कर ली जाए तो धर्मेंद्र प्रधान, कांग्रेस से नागेंद्र कुमार प्रधान और माफ कीजिएगा बीजेपी से प्रणब प्रकाश दास। प्रणब प्रकाश दास बिल्कुल। चलिए अब एक बार जो एक कुल मतदाताओं की बात कर लेते हैं, फिर जनादेश। धर्मेंद्र प्रधान जो हैं आपको बताएं केंद्रीय मंत्री हैं। अब चलिए वोटरों के बारे में बताएं। बिल्कुल, वोटरों की बात कर ली जाए तो 14,68,530 है। इसमें से 7,25,045 पुरुष है और 7,43,380 महिला वोटर्स है और थर्ड जेंडर 150 है। तो ये देखिए यहाँ भी कुछ ही, लेकिन महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है। बिल्कुल। जल्दी से चलिए जनादेश की ओर रुख करेंगे, उसके बाद जो है जनादेश के बाद इतिहास बताएंगे। तो आपको बता दें कि नितेश गंगादेव बीजेपी से जीते थे और इसी के साथ नालिनी कांत प्रधान बीजू जनता दल से हारे थे। चलिए जल्दी से आगे जनादेश की बात कर लेते हैं, उसके बाद विधानसभा सीटों की बात करेंगे। विधानसभा सीट, बिल्कुल। आपको विधानसभा सीटों की अगर बात कर ली जाए तो इस लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें आपको बता दें कि कुचिंडा बीजद और राय खोल में बीजद है, छेरीपाड़ा में बीजद है, अथमलिक में बीजद है, रेंगाली में बीजेपी, संबलपुर में बीजेपी। तो इस तरह से अगर जो देखा जाए तो देवगढ़ में बीजेपी, यानी कि 3 पर बीजेपी और 4 पर बीजू जनता दल। आगे बढ़ते हैं इतिहास के बारे में। इतिहास की ओर नजर डालें तो एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से 2009 की बात कर ली जाए तो अमर प्रधान कांग्रेस से यहाँ पर जीते थे और 2014 की अगर बात करें तो नागेंद्र प्रधान जो है यहाँ से उन्होंने अपनी जीत दर्ज की थी। वहीं 2019 की बात की जाए तो नितेश गंगादेव बीजेपी से एक बार फिर से ये चुनावी मैदान में। तो चलिए अब अपने मेहमानों की तरफ रुख कर लेते हैं। बिल्कुल। तो जो हमारे मेहमान हैं उनकी तरफ रुख करते हैं। हमारे मेहमान राम जी, प्रवक्ता बीजेपी, सुरेश पासी, प्रवक्ता कांग्रेस, और डॉक्टर प्रदीप गौतम, राजनीतिक विश्लेषक। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की जो हम शुरुआत करेंगे तो अभी संबलपुर लोकसभा सीट की हम लोग बात कर रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी बीजेपी कैंडिडेट ही वहाँ पर जीते थे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं यहाँ से चुनाव मैदान में हैं। क्या लगता है राम जी प्रवक्ता बीजेपी, हम आपसे पूछना चाहते हैं क्या लगता है कि धर्मेंद्र हटाया क्यों गया और धर्मेंद्र प्रधान को यहाँ पर लाया क्यों गया? जी राम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? राम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, राम जी तक अब हमारी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है, तो हम आपके पास थोड़ी देर बाद में आएंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश पासी जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सुरेश पासी जी, क्या लगता है आपको, बीजेपी इस बार बाजी मारेगी या गठबंधन की कुछ यहाँ पर चीजें सामने आएंगी? चलिए, आपकी भी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सुरेश पासी जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, तो हमारी तकनीकी टीम आपसे संपर्क करेगी। हम रुख करेंगे डॉक्टर प्रदीप गौतम, राजनीतिक विश्लेषक की तरफ। डॉक्टर प्रदीप गौतम जी, संबलपुर लोकसभा सीट आखिर इस समय क्या स्थिति है? पिछले बार तो बीजेपी ही यहाँ पर विजयी हुई थी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को लाना और नीतीश गंगादेव को हटाना, इसके पीछे कारण क्या है? जैसा कि सर
इसमें जो मुख्य चीज है वो ये कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, अभी तो ये मध्य प्रदेश से जो है यहाँ से जो चुनाव जीते थे और चुनाव किया राज्यसभा के माध्यम से जो है आए हुए थे। इसके बाद चूंकि वहां पर जो प्रधान वोटर है वो उसकी मात्रा अधिक है और जो बीजेपी है वो इस तरीके के चेहरों को अत्यधिक जगह उतारना चाह रही है जिनसे जो है लोग प्रभावित हो सके। और धर्मेंद्र प्रधान चूंकि एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं और एजुकेशन मिनिस्टर रहने के साथ वो एक प्रभावशाली नेता है, तो वो कहीं ना कहीं ये है कि वहां की जनता को प्रभावित कर सकते हैं और उसी वजह से जो है उन्हें जो है वहां पर संबलपुर लोकसभा सीट से उतारा गया है। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने जो है कार्यकाल में यूजीसी में कई जो है फेरबदल किए हैं यूजीसी, और देखा जाए तो धर्मेंद्र प्रधान जी के कार्यकाल में वहां पर जो आपका यूजीसी में है पीएचडी हो, नेट हो, जेआरएफ हो, तीनों श्रेणियों, पहले क्या होता था पीएचडी के लिए अलग से जो है बच्चों को आवेदन करना होता था, लेकिन अभी जो है 6 महीने पहले ही एक निर्णय आया हुआ है जिसमें ये नियम लागू किया गया कि आप जो नेट के पेपर देते हैं तो नेट के पेपर के माध्यम से 3 श्रेणियां की गई हैं कि एक तो नेट होगा, जेआरएफ होगा और इसके साथ आपको पीएचडी का एंट्रेंस अलग से नहीं देना होगा और आपका इसी के माध्यम से आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। तो ये प्रावधान किए गए हैं और इसके साथ साथ ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी चूंकि वहां पर अच्छा खासा वोट उनकी जो है समुदाय का है तो वो जो है उसको प्रभावित कर सकते हैं, इस वजह से जो है उन्हें जो है वहां। चलिए ठीक है, संभवतः कांग्रेस, अच्छा चलिए, कांग्रेस से अभी संपर्क नहीं हो पाया है और तो हम पुनः आपसे सवाल करेंगे कि नागेंद्र कुमार प्रधान यहाँ से कांग्रेस से चुनावी मैदान में हैं और धर्मेंद्र प्रधान भी चुनावी मैदान में हैं, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि यहाँ प्रधान वोटर्स जो हैं ये अधिक हैं, तो ये तो बंटने की संभावना दिख रही है। अगर जो प्रधान वोटर्स बंट जाएंगे दोनों में तो यहाँ पर बीजू जनता दल जो है ये बाजी मार सकता है, क्योंकि पिछले बार भी ये दूसरे स्थान पे रहा है। क्या लगता है आपको? इसमें जो है कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं तो क्योंकि आपका 2 प्रत्याशी एक ही कौम के उतार दिए गए हैं और मुख्य चीज ये है कि जो वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जो चुनाव लड़ा जा रहा है और जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी जो है प्रयास ये कर रहे हैं कि जो मूल मुद्दे हैं, जैसे गठबंधन तो जोर शोर के साथ अपना जो है मूल मुद्दों को उठा रहा है, लेकिन इसके साथ क्षेत्रीय दल भी मुद्दों को लेकर जो है बहुत प्रखर तरीके से जो है अपनी बात रख रहे हैं और यही कारण रहेगा। देखिए, क्योंकि कई ऐसे हमारे पास उदाहरण है पहले भी कि केंद्र के सेंट्रल मिनिस्टर, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी जी रही हैं और वो भी लोकसभा चुनाव हारी हैं। पिछली बार राहुल गांधी जी हारे थे, तो बहुत जिला जो है दीक्षित जी दिल्ली से जो है चुनाव हारी थी। तो केंद्र में अगर कोई रहा है तो चूंकि इस समय जो चुनाव हो रहा है पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार से लोग परेशान हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार, महंगाई बहुत अधिक, महंगाई बड़ा मुद्दा है। अब जो ध्रुवीकरण है, जो नरेंद्र मोदी जी का जो पहले प्रभाव रहा, हमने देखा कि 2014 में जिस तरीके से उनका प्रभाव था, उसके बाद हम जब बाद में देखते हैं 2019 में उनका प्रभाव था, लेकिन इस बार जबकि अयोध्या मंदिर का मुद्दा बहुत तेज गति से उठाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अयोध्या मंदिर का जो मुद्दा है वो शुरुआत के चरणों में तो चला है। शुरुआती चरणों में
पहला और दूसरे चरण तक तो वो उसका थोड़ा बहुत प्रभाव रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बाद में देखते हैं, 5वां चरण है, जैसे आज 6वें चरण के चुनाव है, तो यहाँ तक आते आते जो अयोध्या मुद्दा है, वो राम मंदिर का मुद्दा, वो जो है कहीं ना कहीं कम हुआ है, और इसके साथ जनता मूल मुद्दों पर, खासकर महंगाई, रोजगार को लेकर जो है प्रखर हुई है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी कितना कारगर साबित होते हैं, ये जो है आगे हम लोगों को देखना होगा। चलिए, तो धर्मेंद्र प्रधान जी कितना कारगर साबित होते हैं, लेकिन एक गणित और है। वो गणित ये है कि अगर विधानसभा के लिहाज से देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर बीजेपी, इस मतलब लोकसभा के अंतर्गत जो विधानसभाएं आ रही हैं, 3 सीटों पर बीजेपी और 4 सीटों पर बीजू जनता दल। तो एक लिहाज से ये कहा जा सकता है कि बीजेपी को कुछ खास तो ठीक है, बीजेपी जीती भी है पिछली बार, लेकिन कांग्रेस का कोई विशेष जनाधार यहाँ पर दिखता हुआ नहीं लग रहा है। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस कुछ अच्छा कर पाएगी ऐसी परिस्थितियों में? इस तरीके का वहां गणित है, बीजेपी और बीजेपी के पास 4 सीटें हैं और बीजेपी के पास 3 सीटें हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में कांग्रेस जो है थोड़ा जो है कठिन होगा, क्योंकि बीजेपी के यहाँ पर जो चांस हैं वो अधिक समझ में आ रहे हैं। क्योंकि देखिए चूंकि मोदी जी का मैजिक अब नहीं चल रहा है, और जब मोदी जी का मैजिक नहीं चल रहा है तो क्षेत्रीय दल दक्षिण में थोड़ा क्या सर जी, मतलब मोदी जी का मैजिक जो है वो दक्षिण में चला, ये उड़ीसा की तरफ नहीं चल रहा, अभी ये कहना चाह रहे हैं? जी जी, डॉक्टर प्रदीप। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ पर जो अगर हम लोग देखें तो जो सीधी लड़ाई जो होगी वो बीजेपी और बीजेपी के बीच में होगी। यहाँ पर कांग्रेस को उतना अधिक मुझे जो समझ में आ रहा है कि उतना फायदा नहीं होगा। यहाँ पर सीधी लड़ाई जो है बीजेपी और बीजेपी के बीच में होगी, और ये देखना होगा कि वहां पर क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी बड़ा चेहरा है, तो वो कुछ काम करते हैं, प्रभावशाली हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। चलिए, तो हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, दीपचंद राठौर जी, प्रवक्ता कांग्रेस। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। दीपचंद राठौर जी, संभलपुर लोकसभा सीट की बात हो रही है, कांग्रेस वहां क्या कुछ गुड़ा भाग कर पा रही है? कांग्रेस से प्रत्याशी हैं हम यहाँ पर नागेंद्र कुमार प्रधान जी, तो क्या जो प्रधान वोट हैं वो बीजेपी और कांग्रेस में बंटने वाले हैं? आपको क्या लगता है कि ये जो वोटों का बंटवारा होगा उससे कांग्रेस को लाभ होगा या फिर बीजू जनता दल को? जी, आदरणीय देवेंद्र कुशवाहा जी, देखिए जनता का कहना है अब मोदी जी के नाम पर वोट नहीं देंगे। मोदी जी ने 10 साल से जनता को खूब चला है और भारतीय जनता पार्टी के दिन लद गए हैं। 2024 में एक नया सवेरा होगा, जो जीतेगा वो हमारे लिए महंगेगा, बेरोजगारी की बात करेगा, महिलाओं की बात करेगा, युवाओं की बात करेगा। देखिए 2024 का जो भारतीय जनता पार्टी का नारा था वो 400 पार का वो फ्लॉप हो चुका है। देखिए काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। 2000 बीजेपी का जुमरा था वो पहाड़ वो ढह चुका है। इस बार जनता समझ चुकी है कि जनता अब की बार मुद्दों के नाम पर वोट करेगी और निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर बता दूं कि देखिए कुशवाहा साहब, चौथे चरण के बाद
पिक्चर बिल्कुल साफ हो गई थी। 4 जून को ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ना ही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और प्रत्यक्ष को परिणाम की जरूरत नहीं है। जब इन्होंने अपना प्रचार प्रसार शुरू करा था तो उस टाइम में इन्होंने कहा था कि विकसित भारत की बात करी थी, आत्मनिर्भर भारत की बात करी थी, राम जन्मभूमि की बात करी थी, सबका साथ सबका विकास की बात करी थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आते गए तो ये मछली मुर्गा मटन पर आ गए, फिर मंगलसूत्र पर आ गए, फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान पर आ गए, फिर भैंस पर आ गए, और फिर टूटियों पे आ गए। देखिए आज 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी, मछली पे आ जाए, ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो प्रधान आपने नागेंद्र कुमार प्रधान को चुनाव मैदान में उतारा है, वहीं बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव में उतारी है, तो मतों का बंटवारा तो यहाँ दिख रहा है। तो कांग्रेस को लाभ होता तो दिख नहीं रहा है, सीधे सीधे आप लाभ पहुंचा रहे हैं बीजेपी, वो बीजू जनता दल को। आपको ऐसा नहीं लगता क्या? मेरा सवाल ये है, पिछली बार का इलेक्शन 2019 का उठा के देखें तो हम पहले विरोध में थे, और अब की बार जो उठा के 2024 का इलेक्शन है वो कांग्रेस पार्टी के हित में जा रहा है देवेंद्र कुशवाहा साहब, क्योंकि उस टाइम की विचारधारा और आज की विचारधारा में रात दिन का अंतर है, और देश की जनता भी समझ चुकी है कि अब की बार हमें किस पर वोट देना, हमारे देश की उन्नति और देश की प्रगति के लिए किसको आगे लाना है। राम जी से ये बोल दिया जाए, बीजेपी प्रवक्ता है, कि ठीक है अब अपनी पार्टी का कहिए बोरिया बिस्तर वहां से उठा लें। जी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, जवाब दीजिए। जैसा कि अभी दीपचंद्र राठौर जी कह रहे हैं, उनके कैलकुलेशन से केवल 2 ही पार्टियां लड़ाई में हैं जी, एक भारतीय जनता पार्टी और एक बीजू जनता। वहाँ कांग्रेस कहीं लड़ाई में नहीं है, कांग्रेस वहाँ पर समाप्त हो चुकी है उड़ीसा में, इसलिए संबलपुर सीट पर कांग्रेस का कोई महत्वपूर्ण भागीदारी भी नहीं है। संबलपुर सीट पर कांग्रेस केवल वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस का उड़ीसा में खाता भी नहीं खुलने जा रहा है। कांग्रेस का उड़ीसा में छोड़ो पूरे देश की स्थिति बहुत खराब है। ये केवल बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना इस तरीके से दूसरी पार्टियां जो प्रदेश के क्षेत्रीय दल हैं वो कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, उनके साथ ये घूम रहे हैं। इनका कहीं कोई कांग्रेस केवल ये बता दे कि देश के किस प्रदेश में कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है और किन सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ाई में है। आज उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर चुनाव हो रहा है और 14 में किस सीट पे कांग्रेस का प्रत्याशी है या वो लड़ाई में है, यही नहीं बता पाएंगे कांग्रेस के प्रवक्ता। क्योंकि कांग्रेस तो केवल और केवल फालतू में कांग्रेस ने को बना रखा है इंडी गठबंधन नाम से गठबंधन, और उसके नाम से अभी न नेता है, न नीतियां है, न सिद्धांत है, केवल और केवल एक ठीक है उनका ठीक है ठीक है ठीक है तमाम लोग ठीक है। अब कुछ और भी सीटें हैं उसकी तरफ हम रुख करेंगे, और एक तो पूरी की सीट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। संबित पात्रा वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम अपनी सहयोगी नवजीत कौर से ये आग्रह करेंगे कि उस सीट के बारे में कुछ दर्शकों को जानकारी दें, उसके बाद पुनः हम मेहमानों के पास आएंगे। चलिए, तो पूरी लोकसभा सीट की बात हो रही है, तो आपको बता दें कि मुकाबला किस किस के बीच में, बीजेपी से संबित पात्रा और बीजेपी से आरूप मोहरा के बीच में ये मुकाबला है। वहीं कांग्रेस से बात की जाए तो जय नारायण पटनायक चुनावी मैदान में है। तो ये जो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी से संबित पात्रा जो महत्वपूर्ण है, पिछली बार हार गए थे, और बीजू जनता दल से अरूप मोहन पटनायक चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस से जय नारायण पटनायक चुनाव लड़ रहे हैं। आगे नौजी। चलिए, इसी के साथ कुल आपको मतदाता बता देते हैं, उसके बाद जनादेश की बात की जाएगी। तो कुल वोटर्स की बात की जाए तो यहाँ पर 14,05,654 है। उसमें से आपको बता दें कि 7,22,096 पुरुष मतदाता है और 6,43,474 महिला वोटर्स है। चलिए, अब जनादेश की और एक बार नजर डालेंगे तो यहाँ का जनादेश क्या है वो बता देते हैं, उसके बाद जो है इसका इतिहास बताएंगे। पूरी लोकसभा सीट के इतिहास की बात की जाए, जनादेश की पहले बात करेंगे तो आपको बता दें कि पिनाकी मिश्रा बीजेपी से जीते थे और संबित पात्रा हारे थे। एक बार फिर से बीजेपी ने संबित पात्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। चलिए, अब इसी के साथ इतिहास की बात करेंगे और विधानसभाओं की बात करेंगे, उसके बाद इतिहास पे आएंगे। तो
तो आपको बता दें कि पूरी लोकसभा सीट के अंदर कितनी विधानसभाएं आती हैं, उसके बाद विधानसभाओं के बाद जो ग्राफिक्स के माध्यम से इतिहास पर नजर डालेंगे। तो पुरी में बीजेपी, ब्रह्मगिरी में बीजेपी और सत्यावादी में बीजू जनता दल, पिपली में बीजू जनता दल, चिल्का में बीजू जनता दल, रानपुर में बीजू जनता दल और नयागढ़ में बीजू जनता दल। यानी कि 7 में से आप देख सकती हैं कि 5 पे जो है बीजू जनता दल और 2 पर बीजेपी। यानी कि लड़ाई यहाँ पर बीजेपी और बीजू जनता दल के बीच ही है। बिल्कुल। चलिए आप इतिहास की ओर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर इतिहास क्या कुछ रहा है। आपको बता दें 2009 में पिनाकी मिश्रा बीजेपी से और 2014 की अगर बात की जाए तो पिनाकी मिश्रा बीजेपी से, और 2019 में अगर बात कर ली जाए तो पिनाकी मिश्रा बीजेपी से 3 बार यहाँ पर लगातार जीतते आ रहे हैं और एक बार फिर पार्टी ने मुमौका दिया है, तो हैट्रिक लगाने की भी यहाँ पर तैयारी नजर आ रही है देवेंद्र जी। लेकिन एक चीज है कि पिनाकी मिश्रा को इस बार बीजू जनता दल ने बदल दिया है और नए प्रत्याशी अरूप मोहन पटनायक को लाया है। कांग्रेस से जय नारायण पटनायक यहाँ पे चुनाव मैदान में है, तो हो सकता है कि ये वोट जो है बटे यहाँ पर और यहाँ बीजेपी लाभ में दिखे। लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या समीकरण कह रहे हैं, हम अपने मेहमानों के पास चलेंगे और उनसे ही जानेंगे इस पर कि क्या कुछ खास यहाँ पर दिख रहा है। चलिए मेहमानों के पास जाने से पहले रुक करेंगे बड़ी खबर की और खबर पश्चिम बंगाल से, जो आपको बता दें बीजेपी का टीएमसी समर्थक पर आरोप है। बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल ने जो है आपको बता दें कि ये पॉल ने बोला है कि हमारे मूवमेंट को धीमा करने का प्रयास किया जा रहा है, जानबूझकर टीएमसी रोकने की हर कोशिश कर रहे हैं, हम चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पश्चिम बंगाल से। बीजेपी का टीएमसी समर्थक पर आरोप है, बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल की कार रोकी। पॉल बोली हमारे मूवमेंट को धीमा करने का प्रयास किया जा रहा है, मूवमेंट को धीमा करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा मूवमेंट को स्लो करने का कोशिश किया जा रहा है, हमारा मूवमेंट को, और ये बंगाल पुलिस कर रही है। बंगाल पुलिस जो आया है अभी, हाँ वो पता नहीं कौन है, हम उनको दिखाया है परमिशन, हमारा परमिशन है, और बोले हार्ड कॉपी क्यों नहीं है, तो सॉफ्ट कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी आप देख लीजिए, सारा भारत चल रहा है डिजिटल इंडिया में, सॉफ्ट कॉपी देख लीजिए। यहाँ पे गो बैक का स्लोगन दिया जा रहा है, उसका हम लोग का कोई आता जाता नहीं है। गो बैक मुसलमान लोग है यहाँ का, टीएमसी का समर्थक है, ये लोग क्या यहाँ पे जानबूझ के रोकने की कोशिश, जानबूझ के रोकने का कोशिश किया जा रहा है। तो पुलिस क्या इसमें क्या, पुलिस तो आपको सपोर्ट बोल रही है कि प्रोटेक्शन नहीं दे, हम लोग देंगे, आपके साथ सीआरपीएफ है उसको रोका जा रहा है, सिक्योरिटी को कुछ नहीं, ये लोग हम अभी इलेक्शन कमीशन को बताते हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। हाँ कंप्लेन कर रहे हैं अभी, तो इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन करने की बात। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें दिल्ली से, जहां आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा ने किया मतदान करने के बाद कहा यूथ का मानना है बदलाव होना चाहिए, यूथ का मानना है कि बदलाव होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। तो बड़ी खबर दिल्ली से, जहां रॉबर्ट वाड्रा ने मतदान किया है और उन्होंने कहा है कि यूथ का कहना है कि किस तरीके से मतदान करने के बाद क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। आई है अभी 3-4 दिन, खुश हूँ कि मिराया अपने कॉलेज छोड़ के आई है अभी 3-4 दिन के लिए कि अपने वोट करें, और जरूर यूथ का यही है कि बदलाव होना चाहिए और ये उनका समय है और सबको बाहर निकलना चाहिए और वोट डालें और इंडिया गठबंधन को एक मौका दें और प्रगति और देश को प्रगति की ओर के तरफ जाएंगे। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है, तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां उदित राज ने किया मतदान, एक मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला है। उत्तर पश्चिम दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से, जहां आपको बता दें कि मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया है। बड़ी खबर बता रहे हैं उदित राज ने मतदान किया है और एक मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला है। उत्तर पश्चिम दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार हैं उदित राज। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि स्क्रीन पर दिल्ली से मनोज तिवारी ने किया मतदान। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार
बाद मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है मनोज तिवारी ने। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार है मनोज तिवारी, मतदान किया है उन्होंने और मतदान करने के बाद मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। तो बता दें कि मनोज तिवारी ने जो है मतदान किया है, मतदान के बाद मतदाताओं से मतदान करने की अपील भी की है। तो चलिए अब हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। हमारे मेहमान जो हैं आज इस पूरी सीट पर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। जो हमारे मेहमान हैं उसमें एक और मेहमान हमारे बढ़े हुए लग रहे हैं, चिर परिचित, और वही मुस्कान, वही चेहरा खिलता हुआ के विश्वदेव राव, राजनीतिक विश्लेषक। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और एक सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर प्रदीप गौतम जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जुड़े हुए हैं, और राम जी तो ही हैं आप, और साथ दीपेंद्र राठौर जी आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौभाग्य की बात है कि सभी मेहमान बिल्कुल अपना समय दे रहे हैं। थोड़ा सा हम मेहमानों से एक क्षमा याचना करेंगे, और हमारी मजबूरी को देखते हुए आप लोग क्षमा कर भी देंगे, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि जो बड़ी खबरें आ रही हैं, ब्रेकिंग आ रही है, तो आप लोगों को रुकना पड़ रहा है। तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि अपडेट भी अपने दर्शकों को देने हैं, तो वो अपडेट लगातार हम देते रह रहे हैं। तो आशा है कि आप लोग हमें क्षमा जरूर करेंगे इस कारण। अब चूँकि अब पूरी लोकसभा सीट की अगर जो हम बात करें तो सारी चीज़ें तो हम लोगों ने बता ही दी अपने दर्शकों को नवजीत। अब हम रुख करेंगे के विश्वदेव राय जी की तरफ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अब थोड़ा सा पैटर्न हम चेंज करते हैं यहाँ पर बहस का। के विश्वदेव राय जी, सवाल यहाँ पर यह है कि पूरी लोकसभा सीट से संबित पात्रा चुनाव लड़े 2019 जी। आपकी आवाज क्लियर नहीं है थोड़ा जी। हमारे मेहमान तक मेरी आवाज अच्छी तरह से पहुंचाने का प्रयास किया जाए, तो थोड़ा सा हम जोर से बोलें कि आप तक हमारी आवाज पहुंचे। तो के विश्वदेव राय जी, आप मेरी आवाज प्रॉपर सुन पा रहे हैं? जी। हम ये जानना चाहते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी वहां से हारी थी, संबित पात्रा जी वहां से हारे थे, बीजू जनता दल वहां से जीता था। इस बार कौन सी परिस्थितियों में चेंज आया है वहां पर कि ये माना जाए कि पुनः बीजेपी संबित पात्रा को वहां से उतार रही है और जीत के दावे कर रही है? देखिए देवेंद्र जी, दो बातें हैं उड़ीसा के चुनाव में। पहली बात तो लोकसभा चुनाव तो चल ही रहा है, साथ में विधानसभा का भी चुनाव चल रहा है, और दोनों मुद्दे जोड़ के बीजेपी वहां पर प्रचार कर रही है। बीजेपी का ये कहना है कि बहुत एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है पटनायक जी के खिलाफ, वो जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, और वहां के जो सारे लोग हैं, उड़िया लोग हैं, वो खिलाफ हैं उनके, क्योंकि वहां उनका ये आरोप है सीधा कि सरकार जो चला रहे हैं वो तमिलनाडु के एक अधिकारी हैं, वो सरकार चला रहे हैं, पटनायक साहब नहीं चला रहे हैं। तो ये इस तरह के गंभीर आरोप बीजेपी लगा रही है और वहां चुनाव लड़ रही है। संबित पात्रा जी की बात करें तो संबित पात्रा जी इस बार भी थोड़ा विवादों में आ गए थे। उन्होंने एक बयान दे दिया था मोदी जी और जगन्नाथ मंदिर को मिला जोड़ के, तो वो चर्चित सीट है, पहले से ही चर्चित सीट है, क्योंकि वो संबित पात्रा एक बड़ा नाम है बीजेपी के लिए। वहां पर जमीन पे अगर देखा जाए देवेंद्र जी, तो कई मुद्दे हैं जो ये कहे जाते हैं कि बहुत पिछड़ा हुआ है अभी भी कई इलाके उड़ीसा में, जो जिनका उस तरीके से जीवनोद्धार नहीं हुआ है जिस तरीके से बाकी देश में जगह का हुआ है। तो ये देखने वाली बात होगी कि वोटिंग वहां कैसे होती है, क्योंकि बीजेपी का जन समर्थन वहां थोड़ा बढ़ा है पिछले के मुकाबले, और वहां पर तीसरा कोई दल दिखता नहीं है जो चुनाव के मैदान में खुल के है। जी
हम आना चाहेंगे डॉक्टर प्रदीप गौतम जी के पास, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। और जैसा कि अभी के विश्वदेव राय साहब ने ये बातें कही कि एक बहुत विवादित बयान दे दिया था संबित पात्रा जी ने भगवान जगन्नाथ और मोदी जी को लेकर के, आप भी जानते होंगे इसका, हालांकि बाद में उन्होंने इसका खंडन किया था, तो क्या अभी भी इसका असर वहां देखने को मिल सकता है? ऐसी उम्मीदें हैं क्या? तो समय प्रभाव था, लेकिन जो है क्योंकि उन्होंने तुरंत ही उसका जो है खंडन कर दिया था और माफी भी मांगी थी, और कांग्रेस ने इसको जो है जोर शोर से उठाया भी था। लेकिन मूल चीज अगर हम देखें तो कांग्रेस को पिछली बार जो है वहां पर 44,734 वोट मिला हुआ था, और संबित पात्रा जी को 5,26,607 वोट मिला था, और बीजू जनता दल को 5,38,321 वोट प्राप्त हुआ था। तो अगर इसके आधार पर हम देखें तो कांग्रेस ने उस मुद्दे को पकड़ा तो, लेकिन उस मुद्दे को वो अन्य जगह तो भुना सकती है, लेकिन वहां पर क्योंकि अभी भी जो है आपका जो पूरी लोकसभा सीट है वहां पर उसका उतना अधिक प्रभाव समझ में आता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस वहां पर बहुत ज्यादा कमजोर जो है। चलिए, बहुत ज्यादा कमजोर है और बहुत कम वोट भी 2019 में इसको मिले थे। तो दीपचंद्र राठौर जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। पूरी में कांग्रेस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, टक्कर जो है बीजू जनता दल और बीजेपी के बीच भी है, फिर भी कांग्रेस ने यहाँ पर मुद्दा उठाया था भगवान जगन्नाथ का। और एक चीज़ और भी है कि बीजू जनता दल यानी कि जो भी वहाँ पर सीएम है उनके खिलाफ जो है कुछ एंटी इनकम्बेंसी देखी जा रही है। बीजेपी लगातार बराबर ये कह रही है कि तमिलनाडु के अधिकारी चुनाव सरकार चला रहे हैं, जैसा कि के विश्वदेव राय जी ने भी कहा है। तो ऐसे में अगर जो लाभ और हानि होना होगा तो बीजेपी और बीजू जनता दल के बीच होगा। कांग्रेस वहाँ हाथ पैर कितना चलाएगी कि अपने आप को वहाँ पर उबार पाए, और किस मुद्दे को लेकर के उबार पाएगी, क्योंकि राम वाला मुद्दा भी, वो जगन्नाथ वाला मुद्दा भी उतना कारगर सिद्ध नहीं हो पाया है वहाँ पर, जैसा कि अभी हमारे डॉक्टर प्रदीप गौतम जी कह रहे थे। मैं खंडन करता हूं जो आप कह रहे हो कि सरकार कोई दूसरा अधिकारी चला रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री होता है तो वो वहाँ का मुख्यमंत्री होता है तो वो खुद अपना निर्णय और खुद ही वो अपने एक्शन खुद ही लेते हैं, और ये कहना उचित नहीं होगा कि वो कोई दूसरा अधिकारी उसकी सरकार चला रहा हो, पहली बात। तो दूसरी बात, आपने कहा कि भाई जगन्नाथ के अंदर जिस तरह संबित पात्रा ने जो बयान दिया था उसको उन्होंने वापस भी ले लिया, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं की कहानी है कि मोदी को कभी राम बना दो, कभी जगन्नाथ से तुलना कर दो। ये तो चाहते हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता ये चाहते हैं कि हमें तो मोदी जी के जितनी मतलब मोदी जी की हम भगवान से तारीफ करेंगे हमें उतना ज्यादा सर्टिफिकेट मिलता रहेगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी की आदत है। लेकिन देश का दुर्भाग्य क्या है, देखिए देवेंद्र जी, जब आज देश के प्रधानमंत्री जब 10 साल से सत्ता चलाने के बाद भी अगर चुनावी मंच से भाषण देते हैं तो उसमें तुष्टीकरण और संप्रदाय फैलाने का काम करते हैं। मैं एक बात पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से या जो भी है, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, जो 10 साल के अंदर आप अपने अच्छे दिन पे वोट क्यों नहीं मांगते हो? आप अपने जो नोटबंदी लाए थे आप उस पर वोट क्यों नहीं मांगते हो? जो आप जीएसटी लाए थे आप उन पे वोट क्यों नहीं मांगते हो? जो आप कहते हम काला धन लेकर आएंगे आप उस पर वोट क्यों नहीं मांगते हो? आपने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उस पर आप क्यों वोट नहीं मांगते हो? आपने कहा था काशी को हम टोक्यो बनाएंगे, अरे भाई आप उन पर वोट मांगे। आपने कहा था विकसित भारत और आत्मनिर्भर की बात तो आप करते हो, लेकिन आपको पता है कि इनसे वोट नहीं मिलेगा, हमें वोट मिलेगा हिंदू मुसलमान करने से, तुष्टीकरण करने से, 80 बेनाम और 20 की राजनीति करने से, हिंदू मुसलमान करने से। देखिए, आज खुद देवेंद्र कुशवाहा जी, जो मुद्दे होने चाहिए जनता के हित के लिए मुद्दे होने चाहिए कि जनता की आवाज को कौन उठा रहा है, और जनता की आवाज को भी उठा रहा है सड़क से लेकर संसद तक, तो वो कांग्रेस पार्टी है। हम तो युवाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी मैनिफेस्टो में नहीं तो महिलाओं की बात चर्चा है, नहीं युवाओं की रोजगार की चर्चा है। हमसे पूछा चाहते हैं कि आपने कहा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, क्या हुआ?
ये मत पूछिए। ये बोलते हैं जी हम मछली मटन की बात करिए, हम जब बात करते हैं कि आपने कहा था किसानों की आय डबल करेंगे और किसानों को हम MSP लागू करेंगे, ये मत पूछिए। ये बोलते हैं कि हमसे ये पूछिए हमने 22 उद्योगपतियों का माफ करा है कर्जा, 16 लाख करोड़ कर्जा, लेकिन किसानों का नहीं कर पाएंगे। चलिए आज जनमानस के मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। ये जनता पार्टी के पास मुद्दा विहीन है। 10 साल के अंदर ये अपनी योजना ही नहीं बता सकते। चलिए राम जी जल्दी से अपनी कांग्रेस को कोस रही जी है। जवाब दे दीजिए जल्दी से। बिल्कुल भी समय नहीं है जी। राम जी देखिए, कांग्रेस का कहीं कोई आधार नहीं है। जैसा अभी हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उन्होंने बताया कि पिछले चुनाव में पुरी में पिनाकी मिश्रा जी को 47.5% वोट मिला था और भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा जी को 46%। मात्र 1% वोट से संबित पात्रा जी चुनाव हार गए थे। लेकिन चूंकि उड़ीसा में उड़ीसा सरकार के विरोध में जनमत है, इसलिए संबित पात्रा जी भारी मतों से पुरी का इस बार चुनाव जीते जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कभी हिंदू मुस्लिम करने का काम नहीं करती है। कांग्रेस ने चूंकि तुष्टीकरण की राजनीति की है, कांग्रेस का पूरा जीवन तुष्टीकरण में बीता है और वो तुष्टीकरण अब सफल नहीं हो पा रहा है, इसलिए कांग्रेस के लोग इस तरह की बात करते हैं। कांग्रेस ने कभी विकास की राजनीति नहीं की, हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। कांग्रेस के नेता बराबर चलिए ठीक है बिल्कुल भी। अब ब्रेक का समय हो चुका है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पुनः हाजिर होंगे चुनाव के ताजा अपडेट के साथ। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।